हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो अक्सर ही बच्चे को बहुत परेशान करता है, जो कि है हमारा सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में हमारे पास दो होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, और दोनों ही आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ 10th एसएससी के बच्चों की। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, उसके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस वन का पार्ट स्टेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे माइटोसिस के बारे में और अगले लेक्चर में अपन कवर करेंगे मियोसिस के बारे में। ओके, तो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल है। सवाल ये है बच्चों कि जब हम सब पैदा हो रहे थे, तो उस समय जब हम जाइगोट रहे होंगे, तो जाइगोट तो एक छोटा सा सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह, फिर वो डेवलप हुआ होगा, फीटस बना होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा बना होगा, बराबर ना? और जब हम बाहर आए, जब हम इस दुनिया पे आ गए, उसके बाद से लेके अभी तक क्या हमारा हाइट ग्रोथ वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है? इस बीच में जब हम बच्चे हुए करते थे, तो उस टाइम पे हम खेलते खेलते गिर जाते थे और हमारा हाथ पैर ऐसे कई सारे एरिया इंजर्ड हो जाते थे, ट्रॉमा हो जाते थे, करेक्ट? तो ऐसा क्या होता है हमारे शरीर के अंदर कि वो जो एरिया है जहाँ पे कट आ चुका है, या तो आपका बचपन से लेके अभी तक आप जितना ग्रोथ किए हो, आपका बॉडी उतना बड़ा हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ है हमारे बॉडी में जो हमारा साइज बढ़ रहा है और जो हमारा इंजरी ठीक हो जा रहा है? तो बच्चों, इसी के बारे में हमको पढ़ना है माइटोसिस में, कि ये कैसे हमको हील करता है और कैसे तरह तरह के नए सेल पैदा करता है। तो बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारा मोस्टली पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बन ही चुका है, जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके हर एक पॉइंट आपन ने कवर किया एंड तक, और सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप लेक्चर को देखोगे और नोट्स बनाओगे, तो बहुत सिंपल वे में आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि मैं कहीं और कुछ लेक्चर देखूँ या फिर कोई और नोट्स बनाऊँ। यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, हर एक पॉइंट भी कवर्ड है और प्रॉपर तरीके से कवर्ड है, ठीक है? तो बच्चों, टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगर मैं बच्चों माइटोसिस की बात करूँ, उसके भी पहले अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूँ, तो सेल डिवीजन हम सबकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जहाँ पे जो हमारा पहले के सेल होते हैं वो नए नए सेल्स को जन्म देते हैं, उनको वो डिवाइड करवाते हैं। समझो कि यहाँ पर एक सेल है, तो ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। फिर जो ये दो सेल है, ये अपना दो बनेगा, ये अपना दो बनेगा, तो ऐसे दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, और ये चलते ही रहते हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चों अपन बोलते हैं सेल डिवीजन। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। इसके अलावा कोई भी इंजरी हो गया या फिर कोई भी तरह तरह का हार्म हो गया हमारे बॉडी को, तो वो उसको रिकवर करा देता है। इसके अलावा नए नए सेल्स भी ऐसे ही बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये हमारा बेसिक है हमारे सेल डिवीजन का। अब हमारा सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सबसे पहला माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। तो बच्चों, अगर मैं माइटोसिस और मियोसिस की बात करूं कि उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है करके, तो बेसिक आप इतना मान के चलो बच्चों कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस हमारे बॉडी के सेल्स में होता है। सर, तो मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस भी हमारे बॉडी के सेल्स में होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जर्म सेल्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन वगैरह, और अगर उसको उसको उसके बॉडी में अगर स्पर्म बनाना है या तो ओवम बनाना है, उसके गैमेट बनाने हैं, उसके जर्म सेल्स बनाने हैं, या तो रिप्रोडक्टिव सेल्स आप बोल सकते हो, स्पर्म और ओवम, जब उसको वो बनाना है तो उस टाइम पे जो उसके ऑर्गन्स वगैरह में जो सेल डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमेट के पास ही होता है। पर अगर मैं बात करूं माइटोसिस की, तो माइटोसिस स्पर्म और ओवम को छोड़ के हमारे बॉडी के जितने भी सेल है, हमारे हेयर के सेल, हमारे स्किन के सेल, हमारे फिंगर्स के सेल, जितने भी सेल्स है, हमारे टिश्यूज वगैरह, वो सबको बनाने के लिए लगता है बच्चों हमारा माइटोसिस। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत सरल डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस जर्म सेल के लिए होता है, माइटोसिस बॉडी सेल्स के लिए होता है, सोमेटिक सेल। इसके अलावा एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर सकता हूँ बच्चों, ये है कि जब समझो कि मैं हमारे स्किन का एक सेल निकाल रहा हूँ, अब मुझे बताओ, क्योंकि ये मेरे स्किन का सेल है, तो ये माइटोसिस करेगा कि मियोसिस करेगा? माइटोसिस करेगा। अगर ये माइटोसिस कर रहा है, तो खास बात ये होती है बच्चों कि हम ह्यूमंस के बॉडी में हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। तो ये जो मैंने सेल निकाला, इसमें भी कितना होगा? 46 क्रोमोसोम। अब बच्चों, क्योंकि ये मेरा स्किन का सेल है, तो माइटोसिस करेगा। अब जब ये माइटोसिस करते हैं, तो ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट?
अब खास बात ये बच्चों कि जो हमारा पेरेंट सेल था उसमें 46 क्रोमोसोम था, और जिनको बच्चे के सेल पैदा होते हैं, 2 न्यू सेल्स, उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। तो नॉर्मल क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 46 क्रोमोसोम है, और इनमें जो बच्चा पैदा होगा आधा आधा, उसमें 46 क्रोमोसोम ही होगा। पर अगर बच्चे में बात करूं हमारे गैमेट्स वगैरह की, स्पर्म एंड ओवम की, तो उस केस में अलग हो जाता है। वहां पर जो हमारा पेरेंट सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होगा। अब क्योंकि ये स्पर्म बना रहा है तो मियोसिस करेगा। तो मियोसिस के दौरान बच्चों होता ये है कि ये जो एक सेल था 46 क्रोमोसोम वाला, जब ये टूटता है तो माइटोसिस में 2 सेल दे रहा था, मियोसिस में 4 सेल देता है। इसके अलावा वो चारों सेल में 23 23 23 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब माइटोसिस में 46 का 46, मियोसिस में 46 का 23, आधा हो जा रहा है। तो ये बहुत बेसिक और सरल डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल आज के इस लेक्चर में उसकी जरूरत नहीं है। आज जितना पॉइंट हमको चाहिए सारा कवर्ड है, तो अभी लेक्चर को अपन शुरू कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों अगर माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस ये ऐसा तरह का सेल डिवीजन होता है विच ऑकर्स इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल का मतलब होता है हमारे बॉडी के सेल्स, स्पर्म और ओवम को छोड़ के जितने भी सेल है उसको मैं बोलूंगा सोमेटिक सेल। इसके अलावा माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स इक्वल। अब जब मैं कह रहा हूं कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स इक्वल, इसका ये मतलब है कि पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो जब ये डिवाइड होगा तो जो डॉटर सेल आएंगे उसमें भी कितना क्रोमोसोम होगा, उसमें भी होगा 46 क्रोमोसोम। तो फिर मैं कहूंगा कि क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स इक्वल। और थर्ड पॉइंट कि माइटोसिस हमको देता है बच्चों डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड हैप्लॉइड ऐसे 2 वर्ड होते हैं, ट्रिप्लॉइड वगैरह भी होता है, लेकिन हमको सिर्फ 2 ही पढ़ना होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब बच्चों हैप्लॉइड का मतलब होता है कि अगर 46 क्रोमोसोम था, अगर बच्चे में आधा ही क्रोमोसोम आया, 23 जो नया सेल्स पैदा हो रहे उसमें आधा ही क्रोमोसोम आया, 23 क्रोमोसोम नहीं आया, तो मैं उसको कहूंगा हैप्लॉइड। लेकिन अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम था और 46 का 46 दोनों में आ गया तो मैं कहूंगा डिप्लॉइड। तो क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं 46 का 46, तो ये हो जाएगा डिप्लॉइड सेल। और डिप्लॉइड को अपन डिनोट करते हैं 2n से, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। और वो कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गया। तो ये मेरा बेसिक माइटोसिस है। अब बच्चों अगर मेरे बॉडी का एक सेल है, स्किन का सेल, और मुझे पढ़ना है कि ये एक सेल 2 सेल में कैसे डिवाइड होगा, तो पूरा माइटोसिस पढ़ने के लिए हमारा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। माइटोसिस का 2 पार्ट है। सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। एक इस तरफ एक इस तरफ। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। टॉपिक शुरू करने से पहले इसका वर्ड्स वगैरह जान लो, इसके अंदर के भी टॉपिक्स वगैरह जान लो ताकि आपको बाद में सिंपल लगे। तो 2 था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर मैं बात करूं कैरियोकाइनेसिस की, तो आगे चल के बच्चों ये और 4 पार्ट में डिवाइडेड है, बेसिकली 4 फेजेस में डिवाइड है। जहां पर सबसे पहला आता है हमारा प्रोफेस, सेकेंड वन इज मेटाफेस, थर्ड वन इज एनाफेस, एंड फोर्थ वन इज टीलोफेस। तो 2 थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और 4 में डिवाइडेड है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। अब जो साइटोकाइनेसिस होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो ये है मेरा पूरा टॉपिक, जहां पर मुझे पढ़ना है कैरियोकाइनेसिस, उसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। फिर मैं पढ़ूंगा साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल में कैसा होता है, प्लांट सेल में कैसा होता है। क्या इतना पॉइंट मेरे वर्ड्स क्लियर हो गए? अब आगे, अब बच्चों टॉपिक को शुरू करते हैं कैरियोकाइनेसिस से। अब अगर बच्चों मैं कैरियोकाइनेसिस की बात करूं तो ध्यान से देखना, तो ये वर्ड है कैरियो। कैरियो का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। बच्चों आपने ये वर्ड सुना होगा ना, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो वहां पे जो प्रोकैरियोट्स है, जो यूकैरियोट्स है, वो कैरियोट्स क्या है, उस कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो सिमिलरली कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले अगर ये मेरा एक सेल है, अगर इसको 2 में डिवाइड होना है, तो सबसे पहले ये एक सेल अपना न्यूक्लियस को, जो अंदर बैठा हुआ है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को वो 2 में डिवाइड कर देता है। जब ये 2 में डिवाइड होगा, क्या मेरे को यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, तो अपन इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और ये एक न्यूक्लियस को 2 में डिवाइड करने के लिए हमको 4 स्टेप लगते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। आप ध्यान दो डायग्राम के ऊपर बच्चों, तो ये मेरा प्रोफेस है, ये मेटाफेस है, ये एनाफेस है, और आपको दिख रहा है टीलोफेस के टाइम पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। इसका मतलब सबसे पहले आपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया। अब बच्चों मुझे बताओ, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवाइड, डिवीजन। तो वैसे ही सेकंड टॉपिक होगा हमारा साइटोकाइनेसिस। तो साइटो मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, या तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन।
और काइनेसिस का मतलब क्या होगा? काइनेसिस का मतलब होता है टू डिवाइड। तो अगर मेरा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो मैं कहूंगा न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। अगर मेरा पूरा सेल डिवाइड हो रहा है दो में, ये एक सेल था और ये दो में डिवाइड हो गया, तो मैं इसको कहूंगा साइटोकाइनेसिस, दैट इज दो सेल में डिवाइड हो जाना। इसके अलावा बच्चों अगर मैं और बात करूं तो अपन शुरू करेंगे कैरियोकाइनेसिस से, क्योंकि सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में जो सबसे पहला फेज है उसका नाम क्या है? प्रोफेज। अब देखो पूरे टॉपिक में बच्चों सेल के अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले। अब क्योंकि सेल के अंदर बदलाव आने वाले तो हमको सेल के बारे में हल्का फुल्का चीज पता होना चाहिए। तो अपन पढ़ेंगे कि सेल का बेसिक बेसिक चीज क्या है करके। तो बच्चों पहले मैंने एक नॉर्मल सेल बना दिया। अब एक सेल में क्या क्या होता है जो मेरे काम का है अभी, मैं पहले वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में जो सबसे बाहर का लेयर होता है, सबसे बाहर का लेयर देखो मैंने एरो किया हूं, इसको अपन बोलते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। तो जो सबसे बाहर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो जो हमारा ये पूरा बीच वाला पार्ट है, इस पूरे को मैं बोलूंगा न्यूक्लियस। पूरा सेल था, उसका कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहा, वैसे ही बीच में न्यूक्लियस है, उसे कवरिंग को क्या कहूंगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमारे ये जो कवरिंग है बाहर का, इसको मैंने डॉट डॉट बनाया हो, इस दिस कवरिंग इज नथिंग बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर का न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। सिंपल। अब बच्चों खास बात ये होती है कि यूजुअली जो हमारा सेल होता है, हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ना बच्चों बहुत सारे धागे होते हैं। दिस धागा जो धागे की तरफ पड़े हुए ऐसे रैंडमली, इसको अपन कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमेटिन फाइबर। तो मैं आप लिख देता हूं कि दिस धागा इज नथिंग बट क्रोमेटिन फाइबर। बच्चों क्रोमेटिन फाइबर कुछ खास नहीं है। क्रोमेटिन फाइबर मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो डीएनए ही होता है। तो जो हमारा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा होता है रैंडमली। तो उस डीएनए को, क्योंकि वो धागे की तरह है, तो मैं उसको कहूंगा क्रोमेटिन फाइबर। क्लियर? इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ही एक और न्यूक्लियस की तरह स्ट्रक्चर होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल स्ट्रक्चर, अपन इसको कहेंगे न्यूक्लियोलस। सिंपल पॉइंट। इसके अलावा हमारा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जहां पे साइटोप्लाज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, उस एरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो हमको सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला है। इस सेल ऑर्गेनल का नाम होता है बच्चों सेंट्रियोल्स। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर की तरफ आ जाऊंगा तो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होगा उसको मैं कहूंगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर आ जाऊंगा, जो धागा होगा डीएनए वाला पार्ट, मैं उसको कहूंगा क्रोमेटिन फाइबर, वेयर फाइबर मीन्स धागा। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस बैठा हुआ है, उसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियोलस। और जो बाहर एक सेल ऑर्गेनल है जो मुझे हेल्प करने वाला है, उसका नाम है सेंट्रियोल्स। क्या इतना पॉइंट सिंपल है? ये हो गया बच्चों मेरा बेसिक सेल के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता करके। इसके अलावा क्रोमेटिन फाइबर को लेके एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि जान लो, आगे काम आने वाला है। वो ये है कि बच्चों कि अगर मैंने अपने बॉडी से एक सेल निकाला और इसको मैं जूम करता हूं, बड़ा हो गया, अब इसमें न्यूक्लियस है। अब बच्चों अगर मैं इस सेल को देखूंगा और समझो कि ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा, रैंडमली बैठा हुआ है, डिवीजन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे उसके न्यूक्लियस के अंदर धागा होता है, धागे पड़े हुए होंगे। लेकिन जब ये सेल डिवाइड करके जाएगा तो उस समय ये जो धागा होगा वो आपस में लपेट जाएगा और मैं कहूंगा कि वो कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद बच्चों वो लपेट के बन जाते हैं क्रोमोसोम। क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम। तो अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो फिर क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जब सेल डिवीजन होने लगता है तो उस टाइम पे दिस क्रोमेटिन फाइबर गेट्स कंडेंस सो एज टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब कंडेंस का मतलब होता है आपस में लपेट जाना। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो बच्चों, अपन पतंग उड़ाते हैं, तो जो पतंग उड़ाते हैं तो जो मांझा होता है बहुत बड़ा होता है ना, अगर मैं इसको रैंडमली फेंक दिया तो हो जाएगा क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जब अपने को घर जाना होता है पतंग उड़ा के, तो अपन उस मांझे को फिरकी पे लपेटते हैं, और जब फिरकी के ऊपर अपन उसको लपेटते हैं बच्चों, तो क्या वो फिरकी का शेप ले लेता है? तो वैसे ही होता है यहाँ पर। जब सेल नॉर्मल पड़ा हुआ है, डिवाइड नहीं कर रहा, तो क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जब सेल डिवाइड करने जाता है तो उस टाइम पे जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ये आपस में कंडेंस होने लगता है, लपेटने लगता है और बन जाएगा क्रोमोसोम। इतना बात क्लियर रखो। तो क्रोमोसोम कब दिखेगा? जब सेल डिवीजन हो रहा है तब। क्रोमेटिन फाइबर कब दिखेगा? जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तब। अब आगे तो बच्चों ये है मेरा बेसिक सेल। अब मुझे पढ़ना है कि जब प्रोफेस आता है, मेटाफेस आता है, एनाफेस, टीलोफेस, जब ये सब चीज होते हैं तो सेल में क्या क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा प्रोफेस है। अब प्रोफेस को लेके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा प्रोफेस होता है ये पूरे कैरियोकाइनेसिस का
बेसिकली पूरे के पूरे सेल डिवीजन का, माइटोसिस का सबसे पहला फेज है, दैट इज प्रोफेज। तो प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज। तो ये हमारा नॉर्मल सेल था। अब मैं देखता हूं कि प्रोफेज के समय क्या क्या चीज बदल जाता है, क्या क्या चीज एक्स्ट्रा होता है। तो बच्चों अगर मैं प्रोफेज की बात करूं तो यहाँ पे होता ही है कि जो हमारा सेल था, सेल वैसे ही रहता है, जो अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, धीरे धीरे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है। तो देखो यहां पर देखो बड़ा बड़ा लाइन था ना मेम्ब्रेन का, अब मैंने उसको बहुत छोटा छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी गायब हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियस के भी अंदर धीरे धीरे वो भी गायब होने लगता है। तो उसको मैं डॉट डॉट सर्कल से बना दिया। इसका मतलब क्यों गायब हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि जो हमारा प्रोफेस है ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। थर्ड, जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। अब फोर्थ पॉइंट, बच्चों फोर्थ पॉइंट कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है, मैंने बताया था ना, जब सेल डिवाइड नहीं करा तो क्रोमेटिन फाइबर, लेकिन जैसे ही सेल प्रोफेस में आ गया अभी डिवाइड करने वाला है तो बन जाएगा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, धागा होना चाहिए, ये धागा आपस में खुद को लपेट लेते हैं और प्रोफेस में ये बन जाएंगे क्रोमोसोम। दिख रहा है? और ये जो क्रोमोसोम होता है बच्चों, ये होता है रॉड शेप। शेप कौन सा इसका? रॉड शेप क्रोमोसोम। और ऐसे हमारे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। मैंने यहाँ पे कितना बनाया? 1 2 3 4, 4 बनाया। ऐसे बहुत सारे होते हैं। कितना होता है? 46 क्रोमोसोम। कहते याद रहेगा। इसके अलावा जो बच्चों हमारा एक सेंट्रियोल था, आपको दिख रहा है? अब क्योंकि यहाँ पे एक सेल को दो में डिवाइड होना है, तो जो मेरा एक सेंट्रियोल है ये खुद को डुप्लीकेट कर लेता है। तो जो मेरा एक सेंट्रियोल था अब ये दो बन जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। और ये सेंट्रियोल्स जो होता है वो धीरे धीरे ना ऑपोजिट पोल में जाना शुरू कर देता है। एक चला जाएगा नॉर्थ पोल, एक चला जाएगा साउथ पोल। तो ये जो बदलाव आया इस फेस को अपन बोलेंगे प्रोफेस। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोफेस। मेरे साथ रिवाइज करो। अगर बच्चों मैं प्रोफेस की बात करूं, आग बंद कर लो। अगर आग खोला तो जेंडर स्वैप, आग बंद कर लो चलो। अब बच्चों अगर मैं प्रोफेस की बात करूं तो प्रोफेस में होता यह है कि हमारे पास सेल था। तो सबसे पहले सेल के अंदर सीक्वेंस में याद रखो, प्रोफेस जो है वो फर्स्ट स्टेप है, इट इज फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, और वी कैन से फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे होता यह है कि जो हमारा न्यूक्लियस था, इसके अंदर आ जाओ, जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर पड़ा हुआ है, धागा। अब क्योंकि सेल डिवीजन होने जा रहा है तो क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को कंडेंस कर लेता है, और जब ये कंडेंस होगा तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि क्रोमेटिन फाइबर स्टार्ट्स टू कंडेंस सो एज टू फॉर्म क्रोमोसोम। अगला पॉइंट, जो हमारा एक सेंट्रियोल था, क्या वो अब एक है? नहीं, अब ये मिंगल हो चुका है। तो मैं कहूंगा कि सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए और साथ ही साथ दे स्टार्ट्स टू मूव टू अपोजिट पोल। एक जाता है ऊपर की तरफ, एक जाता है नीचे की तरफ। आंख बंद है ना कि देख के हंस रहा है? मेरा भी आंख बंद है, तेरा भी आंख बंद होना चाहिए, मानो जेंडर स्वैप। तो आगे सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो गया क्रोमोसोम में, सेंट्रियोल्स ऊपर नीचे चले गए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो हमारा न्यूक्लियोलस है, धीरे धीरे वो गायब होने लगेगा। वेल, तो हो गया हमारा प्रोफेस। क्या याद हो गया? अब इसी को मैंने सेंटेंस में क्या लिखा हो जरा इसको एक बार रीड करते हैं। तो बच्चों प्रोफेस, सो इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टू डिवाइड। हमारा न्यूक्लियर डिवीजन का सबसे पहला फेज है। अगला, यहां पे क्रोमेटिन फाइबर जो धागा था, क्रोमेटिन फाइबर स्टार्ट्स टू कंडेंस। कंडेंस मतलब लपेटने लगेगा, जमा हो जाएगा। क्रोमेटिन फाइबर स्टार्ट्स टू कंडेंस सो एज टू फॉर्म थिक रॉड शेप क्रोमोसोम। जो हमारा धागा था वो कंडेंस हो जाएगा ताकि रॉड शेप मोटा सा क्रोमोसोम बन सके। और ऐसे कितने होंगे? 46। इसके अलावा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स एंड मूव्स टू अपोजिट पोल। जो हमारा सेंट्रियोल होता है ये एक था, दो में डुप्लीकेट हो गया, एक जाएगा नॉर्थ पोल, एक जाएगा साउथ पोल। तो इट स्टार्ट्स टू मूव टू अपोजिट पोल। लास्ट पॉइंट, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और जो हमारा न्यूक्लियोलस था, धीरे धीरे दे स्टार्ट्स टू डिसअपियर, वो गायब होने लगेंगे। क्या तुमको प्रोफेस याद हो गया? ऐसे ही कर करके बच्चों अपन पूरा मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस सब याद करा लेंगे और तुम कभी इसको जिंदगी में फंसोगे ही नहीं। अब आगे बच्चों, अगर मैं मेटाफेस की बात करूं तो यहाँ पे होता ही है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह गायब होना शुरू हो चुका था, तो मेटाफेस पहुंचते पहुंचते जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो गायब हो चुका होता है। अब सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं है। तो अब सेल में क्या क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। अरे हाँ या ना? इसके अलावा एक सेंट्रियोल ऊपर था, एक सेंट्रियोल नीचे था, खाली इतने ही होंगे। तो वही होता है हमारे मेटाफेस में। तो जब तक सेल मेटाफेस से पहुंचता है तो पूरे सेल के अंदर सिर्फ क्रोमोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं। अब होता यह है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं
और बीच में क्रोमोसोम। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है सेल के अंदर का, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं। तो सेंट्रियोल्स इस प्रोटीन के थ्रू एक फाइबर बनाता है। फाइबर मतलब बहुत सारे रस्सी छोड़ता है। एक सेंट्रियोल्स ऊपर से छोड़ता है, एक सेंट्रियोल्स नीचे से छोड़ता है रस्सी। और क्योंकि ये इस शेप में होता है तो अपन इसको बोलेंगे स्पिंडल शेप। तो जो रस्सी बन रहा है, सेंट्रियोल जो बना रहा है, क्या मेरे को ये स्पिंडल फाइबर है? तो ये स्पिंडल फाइबर होता है। तो होता ही है कि सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम पड़े हुए 46 क्रोमोसोम रैंडमली, तो यहां से ना स्पिंडल फाइबर बनता है। ये स्पिंडल फाइबर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। ये स्पिंडल फाइबर आता है और ना जो क्रोमोसोम बैठे हुए इन सबको पकड़ लेता है। पकड़ के जैसे हमारा अर्थ का कैसे इक्वेटर होता है, बीच वाला लाइन, तो वैसे ही वो उन सबको लेके आता है और इक्वेटर के ऊपर आके बैठा देता है। इस फेज को अपन बोलते हैं मेटाफेज। अब एक बार इसको यहां से रेडी करते हैं। तो वो जो मेटाफेज में हो क्या रहा है, तो यहां से शुरू करो। यहाँ पे क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर, गायब होना शुरू हुए थे। तो यहां पहुंचते पहुंचते वो गायब हो चुके होते। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर, ऊपर तरीके से गायब हो चुके। तो अब सेल में क्या क्या बच गया? सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ऊपर का सेंट्रियोल, नीचे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स ऑन ऑपोजिट पोल starts to form spindle fiber. Centrioles on opposite poles start to form spindle fiber. वो है ना, ऊपर से देखो रस्सी छोड़ रहा है, आपको दिख रहा है ये रस्सी फाइबर। सिमिलरली नीचे वाला भी फाइबर छोड़ रहा है। सो दिस स्टार्ट्स टू फॉर्म फाइबर। और ये फाइबर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। और इस फाइबर का नाम है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल क्यों बोला? क्योंकि उसका शेप ऐसा है, स्पिंडल शेप, और क्योंकि वो फाइबर है तो स्पिंडल फाइबर। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, ये जो स्पिंडल फाइबर होता है, ये पता है करता क्या है बच्चों? एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर एक क्रोमोसोम बैठा हुआ है। अब समझो बच्चों कि एक क्रोमोसोम है। अब होता ही है कि क्रोमोसोम के सेंटर के ऊपर जो ये बीच में मैंने गोला बनाया हो, ये जो क्रोमोसोम का सेंटर है, अपन इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो अभी कुछ कुछ वर्ड आ चुके हैं। सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर, सेंट्रोमियर। तो भूलने का नहीं। सेंट्रियोल्स क्या है? सेल ऑर्गेनल। क्रोमोसोम क्या है? रॉड शेप। क्रोमेटिन फाइबर क्या है? इसी से तो क्रोमोसोम बना हुआ है। और सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम के बीच वाला पार्ट को बोलते हैं। इसके आजू बाजू है ना बच्चों, 2 स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। अपन इसको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। देखो यहां पर, तो हमारा क्रोमोसोम है, उस पर सेंट्रोमियर है और क्रोमोसोम फिर से आ गया। तो ये जो सेंट्रोमियर है इसके आजू बाजू ना काइनेटोकोर होते हैं। जैसे हमारे फेस के आजू बाजू कैसे ईयर्स है, तो वैसे काइनेटोकोर होते हैं। अब होता ही है कि ऊपर से जो रस्सी आ रहा है, नीचे से जो रस्सी आ रहा है, फाइबर आ रहा है, वो फाइबर क्रोमोसोम को कहीं से तो पकड़ेगा ना। तो वो जहां से पकड़ता है वो या तो सेंट्रियोल्स होगा, या तो अपन उसको काइनेटोकोर बोल सकते हैं। ऐसा तो मतलब एक रस्सी ऊपर से आ रहा था, उसने यहां से पकड़ लिया, एक रस्सी नीचे से आ रहा था, उसने यहां से पकड़ लिया, और वो क्रोमोसोम को लेके आते हैं इक्वेटर के ऊपर। तो मैं लिखूंगा कि स्पिंडल फाइबर्स गेट्स अटैच टू काइनेटोकोर, आजू बाजू वाला काइनेटोकोर, या तो सेंट्रोसोम, बीच वाला सेंट्रोसोम, उससे आके वो अटैच हो जाते हैं ऑफ क्रोमोसोम एंड अलाइन देम टू इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब उनको वो लेके आते हैं और इक्वेटर के ऊपर कैसे सजा देते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटाफेज का। आपको पूछते एग्जाम में कि कौन से फेज में हमारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके बैठ जाते हैं, तो इक्वेटर सुनते ही आपके मन में आना चाहिए मेटाफेज। क्या इतना पार्ट सिंपल है? तो ये कहानी था बच्चों मेटाफेज का, जहां पर मैंने कॉन्सेप्ट वाइज समझा। पूरे सेल के अंदर अपन घुस चुके कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता करके। आपको ऐसा लगता होगा कि आप सेल के अंदर ही बैठे हुए, कहीं कोने पे बैठे हुए हो। समझा? हम सब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए सेंट्रोल्स के ऊपर और देख रहे क्या क्या हो रहा है करके। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो गया मेटाफेज। अब बच्चों अगला फेज जो होता है वो होता है हमारा एनाफेज। क्या होता है बच्चों? एनाफेज। एनाफेज को अपन प्यार से बनाना फेज भी बोलते हैं। देखो, बनाना फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? बनाना फेज। एनाफेज, बनाना फेज, याद रखो। क्यों बोलते बताऊंगा। अब देखो बच्चों, टॉपिक पे आ जाओ। अब हुआ ये था कि सबसे पहले सेल के अंदर सब कुछ था, उसके बाद धीरे धीरे क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम बन गया, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होकर ऊपर चले गए और नीचे आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया। कौन सा फेज? प्रोफेज। उसके बाद हुआ ये, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा था, आगे चल के पूरा गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सेल के अंदर क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल्स। अब जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये ऊपर से और नीचे से बहुत सारे स्पिंडल फाइबर छोड़ते हैं। किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। ये स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम बैठे हुए थे उन सबको उसके सेंटर से पकड़ता है। अपन उसको बोलेंगे या तो सेंट्रोमियर
या तो काइनेटिक कोर, और उन सबको पकड़ के वो ऐसे लेके आता है इक्वेटर के ऊपर। तो सबके सब देखो बच्चों इक्वेटर के ऊपर आके बैठ गए। उसके बाद ये था हमारा मेटाफेज। इसके बाद होता ये है कि जो हमारा क्रोमोसोम है, देखो जो ये मेरा क्रोमोसोम था जिसको हमारे स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा हुआ था, और समझो कि ये इक्वेटर के ऊपर आके बैठा हुआ है, ये कुछ ऐसा है। एनाफेज में होता ये है कि जो हमारा ऊपर का स्पिंडल फाइबर है, ये ना बच्चों ऊपर का स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को ऊपर खींचता है, और जो हमारा नीचे से स्पिंडल फाइबर आया था वो उसको नीचे खींचता है। अब मुझे बताओ, मैं क्रोमोसोम हूं, मेरा ये एक हाथ, ये एक हाथ, मेरे दो पैर, तो जो मेरा पेट वाला एरिया है, क्या मेरे को यहाँ पे काइनेटिक कोर होगा, तो एक रस्सी यहां से आ गया, एक रस्सी यहां से आ गया। अब जब रस्सी आया तो क्या ये मुझे आजू बाजू खींचेंगे, तो एक मुझे उस तरफ खींच रहा है, एक मुझे उस तरफ खींच रहा है। तो होता ये है कि क्योंकि दोनों तरफ खींच रहे तो क्रोमोसोम है ना बीच में से स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। तो जो मैं क्रोमोसोम था ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ए माँ माता जी, मतलब इसको मैंने बीच में से तोड़ दिया, बराबर ना। जब भी बीच में से टूटेगा क्या ये दो बन जाएगा। अब क्योंकि एक उसको ऊपर खींच रहा है, तो क्या मैं कहूँ बच्चों, अगर आप इसको ऊपर खींचोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, उसके जो दो हाथ है वो नीचे आ जाएंगे और अब बीच वाला बॉडी ऊपर चला जाएगा। तो इसको ऐसे वो ऊपर पुल करता है। सिमिलरली इसको मैं नीचे से खींच रहा हूं, जब मैं नीचे से खींचूंगा सेंटर में से, जब ये नीचे आएगा तो मैं कहूँ ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमारा ऐसा अपीयरेंस बनता है, तो अपन उसको बोलते हैं एनाफेज। तो एनाफेज में हुआ क्या, एनाफेज में हुआ ये कि जो हमारा स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को सेंट्रोमेर से पकड़ा हुआ था। अब ये स्पिंडल फाइबर ना इस क्रोमोसोम को स्प्लिट कर देता है दो में, और जब ये स्प्लिट होगा तो एक पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये ऐसे थे, देखो ये कुछ ऐसे था ना, ऊपर से खींचा इसको, नीचे से खींचा इसको, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, और जब ये नीचे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ना 46 क्रोमोसोम बनते हैं। थोड़े 46 थे, मैं आपको लिख देता हूँ, आप कंफ्यूजन ना होना। ये 46 था, इसमें 46 क्रोमोसोम था, इसमें कितने क्रोमोसोम है, ऐसे 46 क्रोमोसोम है। यहां पर जब ये डिवाइड हुआ तो ऐसा मत सोचो कि 23 ऊपर चले गए 23 नीचे आ गए। याद रखना कि बायोलॉजी मैथ्स नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर जब ये डिवाइड होता है तो ऊपर वाले को भी मैं 46 कहूंगा, नीचे वाले को भी मैं क्या कहूंगा बच्चों, 46 क्रोमोसोम। तो कुछ चलेगा ऊपर की तरफ, कुछ चलेगा नीचे की तरफ। अब इसी को मुझे ना बच्चों कुछ नॉर्मल भाषा में लिखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट आएगा सिस्टर क्रोमैटिड, वो यहाँ पे ध्यान दो बच्चे। जो मेरा पूरा क्रोमोसोम है, जो पूरा क्रोमोसोम है, इसमें जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये आधा पार्ट जो ऊपर जा चुका है, अपन इस एक पार्ट को बोलते हैं क्रोमैटिड। जैसे ये मेरा क्रोमोसोम था, इसके 4 पैर है, तो जो मेरा ये आधा पार्ट है इसको मैं बोलूंगा एक क्रोमैटिड, और ये जो मेरा आधा पार्ट है इसको मैं कहूंगा एक क्रोमैटिड। क्योंकि आपस में जुड़े हुए हो, जुड़े हुए हैं भाई बहन की तरह, तो दोनों को मिला के कहूंगा सिस्टर क्रोमैटिड। तो वैसे ही ये मेरा एक क्रोमैटिड है, ये मेरा एक क्रोमैटिड है, दोनों जुड़े हुए हो तो मैं कहूंगा सिस्टर क्रोमैटिड। अगर जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। तो यहां पे होता ही है कि स्पिंडल फाइबर स्प्लिट्स, स्प्लिट मतलब उसको तोड़ देता है, स्प्लिट्स द सिस्टर क्रोमैटिड। जो ये सिस्टर क्रोमैटिड है आपस में, इसको स्प्लिट कर देगा। तो एक चला जाएगा क्रोमैटिड ऊपर, एक क्रोमैटिड चला जाएगा नीचे। तो स्पिंडल फाइबर स्प्लिट्स द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। कहता मतलब हो गया। इसके अलावा दीज स्प्लिटेड सिस्टर क्रोमैटिड, जो ये क्रोमोसोम है जो ऊपर और नीचे गए स्प्लिटेड क्रोमोसोम, या तो स्प्लिटेड क्रोमैटिड्स स्टार्ट्स टू मूव टू अपोजिट पोल। धीरे धीरे ये एक जाएगा ऊपर की तरफ, एक जाएगा नीचे की तरफ। कहीं तक क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों मुझे बताओ, आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे बंच ऑफ बनाना कैसा होता है, केले का गुच्छा, जहां पे एक पॉइंट होता है वहां से केले निकले हुए होते हैं। तो वैसे यहां पर भी जब आप सेल को देखोगे तो क्योंकि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे इतने सारे बंच होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बंच ऑफ बनाना अपीयरेंस बना हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे बंच ऑफ बनाना आ रहा है तो आप इस एना से एनाफेज याद कर सकते हो कि एनाफेज इस बनाना फेज करके। तो आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि बंच ऑफ बनाना कौन से फेज में दिखता है, तो वो दिखता है हमको एनाफेज में। कितना पॉइंट क्लियर हो गया। तो कुछ क्रोमोसोम चले जाएंगे ऊपर की तरफ, कुछ चले जाएंगे नीचे की तरफ। आगे अगला पॉइंट, दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल। अब बच्चों जो ये हमारे क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो ऊपर चले गए जो नीचे चले गए, आगे चल के यही क्रोमोसोम बन जाएंगे। कितना पॉइंट क्लियर हो गया। इतना याद रखो, 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं, जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो उस टाइम जब वो आधा हो जाते हैं, तो अगर ये 46 कैसे क्रोमोसोम थे, जब ये आधा होंगे तो मैं इसको आधा नहीं बोलूंगा, 23 नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि ये भी 46 है, ये भी 46 है। तो ऊपर 46 मिला, नीचे भी 46 मिला। कितना क्लियर हो गया। और यही क्रोमैटिड आगे चल के फिर से क्रोमोसोम बन जाएगा।
क्रोमोसोम या तो क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा ऐसा। सिंपल। तो ये हो गया मेरा एनाफेस। तो मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो टाइम लगेगा, चलेगा, लेक्चर 40-50 मिनट का बन जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप जो भी पढ़े हो ना बच्चों, अभी के अभी उसको याद कर लो, डायग्राम देख देख के और हर एक पॉइंट को देख देख के। यहाँ पर ऐसे एक भी पॉइंट लिखा हुआ नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आता होगा या तो नहीं आएगा, क्योंकि सबको मैंने ही लिखा हो। और मैं भी एक टाइम में स्टूडेंट हुआ करता था जब मैंने ये चीज पढ़ा था, तो जैसे मुझे समझ में आता था, तो जैसे मैं चाहता था कि मैं पढ़ूं और मैं नहीं पढ़ पाया, तो वैसे आप सब पढ़ो इसको, ठीक है। तो एनाफेस हो क्या रहा है, क्रोमेटिन सॉरी सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स इससे स्पिंडल फाइबर छोड़ा हुआ था, बराबर ना। क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ था बीच में से, समझो कि मेरा हाथ जो है ये एक क्रोमेटिड है, ये इसका सेंटर, ये एक क्रोमेटिड, इसका सेंटर, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं ना क्रोमोसोम। अब बच्चों हुआ ही है कि जिसको लेफ्ट साइड से भी पकड़ा हुआ था, मतलब ऊपर से पकड़ा हुआ था, नीचे पकड़ा हुआ था, तो जो एक पार्ट है चला गया ऊपर की तरफ, एक पार्ट चला गया नीचे की तरफ। ऐसे में बस 46 क्रोमोसोम है, तो 46 ऊपर 46 नीचे। क्या सिंपल पॉइंट है। जब ऐसे ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे होंगे ना, तो ऐसा नजर आता है कि हमें बनाना रखा हुआ है, दैट इज बंच ऑफ बनाना अपीयरेंस, समझा। और यही क्रोमोसोम आगे चल के फिर से जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है आगे चल के बन जाएंगे क्रोमोसोम्स। इतना पॉइंट सिंपल। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एनाफेस। अब आगे, अब बच्चों होता ये है इसके बाद कि जो हमारा ये एनाफेस था, जो हमारे क्रोमोसोम्स वगैरह ऊपर गए थे, जैसे यहां पर धागा लपेट के क्रोमोसोम बना था। अगर मेरे पास ये क्रोमोसोम है, लपेटा हुआ धागा, अगर इसको मैं खोल दूंगा तो क्या ये फिर से क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। तो वैसे यहाँ पे जो ऊपर क्रोमोसोम पहुंचे हुए थे, ये ऊपर जाके खुल जाते हैं, लपेटा हुआ है जो है वो खुल जाएगा, जो नीचे पहुंचा हुआ है वो फिर से खुल जाएगा। तो टीलोफेज में होता ही है बच्चों कि जो ऊपर क्रोमोसोम पहुंचे हुए थे वो खुल जाएंगे, धागा बन जाएगा। जो नीचे क्रोमोसोम पहुंचा हुआ था वो भी खुल जाएगा, धागा बन जाएगा। क्या मैं कहूं, यहाँ पर एक सेल के अंदर जहां पर पहले एक ही डीएनए हुआ करता था, एक ही क्रोमेटिन फाइबर, अब वो टूट के एक ऊपर और एक नीचे बन चुका है। और अपन पढ़ कर न्यूक्लियर डिवीजन ना, एक न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस, देखो ऑलमोस्ट दो न्यूक्लियस बन चुका है। उसके बाद होता यह है कि जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से बन जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स। यहाँ पे गायब हुआ था, यहाँ पे फिर से बन रहा है, तो एक ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया। सिमिलरली न्यूक्लियस यहाँ पे गायब हुआ था, डिसअपियर हुआ था, यहाँ पे रीअपियर। तो क्या मैं कहूँ, जो हमारा प्रोफेस और टीलोफेस है वो आपस में उल्टा है, यहाँ पे गायब हो रहा है और यहाँ पे फिर से आ रहा है। तो यही सारे पॉइंट्स को अपन ने वहां पे कुछ लिखा है। और जब ये खत्म होगा तो एंड में मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, मानो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है। सिंपल पॉइंट। अब रीड करते हैं। इट इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सिंपल है ना। सबसे पहले क्या था, प्रोफेस, तो ये फर्स्ट फेज था, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, तो ये लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन का ये आखिरी फेज है। जब ये हो जाएगा तो आपको एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मिल चुका रहेगा। अगला पॉइंट, इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेस। प्रोफेस में जो चीज हो रहा है ये उसका उल्टा है। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुआ था ताकि क्रोमोसोम बन जाए, यहाँ पे क्रोमोसोम खुल जा रहा है ताकि क्रोमेटिन फाइबर बन जाए। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, न्यूक्लियस गायब हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आ जाएगा, तो ये उसका उल्टा है, रिवर्स ऑफ प्रोफेस। अगला, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। कंडेंस मतलब जमा हो जाना, डीकंडेंस मतलब खुल जाना। तो यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर गया हुआ था ये खुल जाता है तो धागा बन जाएगा, दैट इज डीकंडेंस। वैसे नीचे भी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर्स। जो ये न्यूक्लियर सेल है, इसके बाद जो ऊपर डीएनए नीचे डीएनए आ चुका है, इसके आजू बाजू अपने आप एक नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है यहां पर भी, और फिर से एक नया न्यूक्लियस आ जाएगा। और सेंटर से दो था ना पहले से, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं कहूंगा कि ऐसे ये कुछ ऐसे नजर आता है बच्चों कि मानो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बैठे हुए, और क्योंकि शुरुआत एक से हुआ था, खत्म दो पे हो गया, क्या मैं कहूँ यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, तो मैं इसको कहूंगा न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, जो कि मेरा फर्स्ट स्टेप था और यही 95% था। इसके बाद बच्चों मुझे बताओ, मैं पढ़ क्या रहा हूँ, माइटोसिस ना, मतलब सेल डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, सेल भी डिवाइड होना चाहिए। तो सेल को डिवाइड करने के लिए अपन जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, जहां पर अब मेरा सेल डिवाइड होगा पूरा। अंदर का न्यूक्लियस तो दो है, अब सेल भी दो हो जाएगा। सिंपल। तो साइटो मतलब साइटोप्लाज्म या तो सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है टू डिवाइड। अब बच्चों में तरीके हैं। एनिमल सेल में वो अलग डिवाइड होता है, समझो कि बच्चों ये मेरा एक सेल है, ठीक है, इसमें दो न्यूक्लियस आ चुके हैं, तो एनिमल में ये अलग दो में बनेगा, और प्लांट में इसका डिवाइड होने का तरीका अलग होता है। तो एनिमल में कैसे डिवाइड होता है, प्लांट में कैसे डिवाइड होता है, मुझे वो पढ़ना है। तो बच्चों अगर बात करूं साइटोकाइनेसिस की, इन एनिमल सेल की, एनिमल सेल में क्या होता है, तो मुझे बताओ बच्चों, क्या एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होता है क्या? नहीं होता ना। सेल वॉल तो प्लांट सेल में होता है। तो एनिमल सेल में अगर एक सेल है और न्यूक्लियस दो है, तो वो दो में और कैसे डिवाइड होगा?
सेल, वो मुझे पढ़ना है। तो बच्चों होता ही है कि समझो कि मेरा सेल है, देखो सेल है, अब न्यूक्लियस भी बन चुका है, तो सेंट्रोल्स वगैरह सब कुछ। मैं यहाँ पर सेंट्रोल्स में ड्रॉ कर देता हूँ, चलो यहाँ पर सेंट्रोल्स है, ठीक है। अब बच्चों होता ही है कि जो सेल इसको अभी दो में डिवाइड होना है ना, तो धीरे धीरे ये अपने आप को है ना ऐसा अंदर की तरफ फोल्ड कर देता है। सेम यहां पर भी धीरे धीरे ये अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड कर देता है। मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई बच्चों कि जो मेरा ये एक सेल था, अब धीरे धीरे ना ये एक सेल ऐसा होकर बाजू में से डिवाइड हो रहा है। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या ये दो बन जाएगा? तो वैसे ही ये अंदर की तरफ गड्ढा होने लगता है, और ये गड्ढा होते 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 फाइनली ये दो बन जाएगा। ये जो गड्ढा हो रहा है, इस गड्ढे को अपन बोलते हैं बच्चों ग्रूव फॉर्मेशन। याद रखना, इसको अपन ग्रूव फॉर्मेशन बोलते हैं। ग्रूव मतलब गड्ढा। वो किसमें हो रहा है? एनिमल सेल में। या तो अपन इसको फर्रो फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। फर्रो का मतलब भी होता है गड्ढा, तो अपन इसको ग्रूव फॉर्मेशन बोलो या तो फर्रो फॉर्मेशन बोलो, दोनों ही चलेगा। या तो इसको कोई कोई बुक में क्लीवेज फॉर्मेशन भी लिखते हैं। सर क्लीवेज फॉर्मेशन क्यों लिखा? क्लीवेज का ही मतलब होता है फोल्डिंग गड्ढा। तो यहाँ पे जो गड्ढे हो रहे हैं ना, फोल्डिंग्स हो रहा है, तो अपन इसको बोले क्लीवेज फॉर्मेशन। तो तीन नाम आप याद रखने का। सबसे पहला ग्रूव फॉर्मेशन, सेकंड वन इज फर्रो फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज क्लीवेज फॉर्मेशन। ये किसमें हो रहा है? एनिमल सेल में। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल है, कोई खतरनाक सा चीज नहीं है, तो कोई सेल वॉल नहीं है। अब बच्चों अगर बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में ना जो हमारा सेल है वो ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि इसके पास बाहर एक सेल वॉल है, और सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो वो तो गड्ढा नहीं हो पाएगा। तो सर यहाँ पे ये डिवाइड कैसे करेगा? तो यहाँ पे होता ही है बच्चों कि देखो ध्यान रखो, जो ग्रूव फॉर्मेशन था, क्या मैं ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था, बाहर से अंदर की तरफ। जो प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में बनता है सेल प्लेट। ये कुछ ऐसा होता है, प्लांट सेल में ऊपर ही ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये बहुत कड़क स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, अपन इसको कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। एनिमल में ग्रूव फॉर्मेशन, आउटर एक्सटर्नल टू इंटरनल। प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहाँ पे जो बना है, मैंने प्लेट बनाया उसका बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। और ये बच्चों होता है इंटरनल टू एक्सटर्नल, मतलब ये अंदर से बाहर जा रहा है। आपने देखा मैंने ऐसे ड्रॉ किया इसको अंदर से और बाहर जाते हुए, तो ये होगा हमारा डायरेक्शन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। उसके बाद होता ही है कि सेल प्लेट बन जाता है, और ये बहुत कड़क होता है, फिर हमारा सेल अचानक से टूट जाता है। समझा? तो ऐसे हमारे प्लांट्स में सेल टूटता है, और ऐसे हमारे एनिमल में सेल डिवाइड होता है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा कहानी माइटोसिस का, जहां पे अपन वो जो पेज था टेक्स्ट बुक का, उसको देख के अपन बहुत डर रहे थे, वो 1.5 पेज को देख के। और क्लास में यहाँ वहाँ टीचर ने, फ्रेंड्स लोग ने आपको जो भी सिखाया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर आपने इस लेक्चर को देखा है तो आपको ये इसका टॉपिक का हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। तो ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड जुड़ गए क्रोमोसोम। अब जब ये जुड़ जाएंगे, जुड़ गए ना, दो क्रोमेटिड जुड़ गए, साथ में कौन रहता है? भाई बहन लोग रहते हैं, इट इज सिस्टर क्रोमेटिड। अगर ये अलग हो जाएंगे तो ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड। सिमिलरली वैसे कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनको समझ में नहीं आते। तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा ट्राई किया हो कि आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में समझा सकूं, ज्यादा बाहर की बातें ना करूं, कोई आउट ऑफ द टॉपिक जिससे आप और कंफ्यूज होते हो, ऐसा और कुछ ना करें। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे रहे, जितना पॉइंट की जरूरत है वो सारा पॉइंट अपन कवर करें, और इस लेक्चर के साथ आपका ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो बैठो बुक लेके, इसको लिखो, जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हो इसको भी लिखो। अगर आपको समझना है, कभी आप भूले ना, तो इसी के बाजू में आप अपने भाषा में भी लिख दो, ताकि आप ना भूलो। समझा? और ये एग्जाम ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, भूलने का नहीं। तो मुझे बताओ, सेल डिवीजन, माइटोसिस दो, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब सेलुलर डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन में 4 है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में 2 है, या तो एनिमल सेल में या तो प्लांट सेल में। सेल प्लेट फॉर्मेशन किसमें होता है? प्लांट में। ग्रूव फॉर्मेशन एनिमल में। तो ऐसा याद रखने का। समझा? तो वेल बच्चों, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसका नोट्स बना देना। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, यहां तक आए हो आप सब कुछ कवर करके, अगर आपको टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर दो, और अगले लेक्चर का वेट करो।
और हाँ, ग्रेविटेशन का पूरा सीरीज बन चुका है, प्लेलिस्ट बन चुका है, तो अगर वो आपने मिस किया हुआ है तो वो भी आप जरूर देख लो। ठीक है, तो इसके बाद अपन मिलेंगे कोई और लेक्चर के साथ, मियोसिस को लेके, उसको अपन पूरा खत्म कर देंगे, टॉपिक का स्वाहा कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।